गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बिहार बोर्ड परीक्षा 10वीं के साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये सभी प्रश्न मॉडल पेपर प्रश्न है और ये आपको दिख रहा होगा कि इसमें सेकेंडरी लिखा हुआ है, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023। ये 2023 का मॉडल पेपर है तो आपको, और ये साइंस का मॉडल पेपर है तो आपको इसे अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि 20% प्रश्न यहीं से गारंटी के साथ आपको पूछे जाएंगे। इसीलिए आपको ये वीडियो पूरी देखना है बिना स्किप किए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो ज़्यादा बातें ना करते हम सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये साइंस का मॉडल पेपर है, प्रश्न है, और भी आज मैं आप सभी को वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और 2023 का आपको दिख रहा होगा सब चीज़। मैं बढ़ता हुआ आगे की ओर, सीधे प्रश्न की ओर बढ़ते, क्योंकि आपका समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो हम सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए। आपको ये सब देख रहा होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोककर। हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सब इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, हम सीधे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न, हम ज़्यादा बातें ना करेंगे और सीधे प्रश्न की ओर आएंगे और फटाक सी बार आपका रिवीजन करेंगे और आप इसे अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। हम जल्दी से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को टच करेंगे तो अच्छा रहेगा, इसीलिए ज़्यादा बातें ना करेंगे। निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक अधिक होता है तो हीरा का होता है। और वो कितना होता है? तो 2.42 अपवर्तनांक होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 अपवर्तनांक होता है। तो किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक अधिक होता है। जल का कितना होता है? तो जल का हम आपको बता दें कि जल का होता है 1.33। जल का होता है 1.33। हीरा का मैंने बता दिया है 2.42। और हवा का कितना होता है? हवा का तो 1.00027। तो आपको ध्यान में रखना है सभी बातों को और इसे अच्छी तरीके से नोट कर लेना है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक। तो सबसे अधिक हीरा का होता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हवा का 1.00027, जल का 1.33। आपको ध्यान में रखना है, कुछ भी पूछ सकता है तो आपको अच्छी तरीके से इसे नोट करते हुए चलना है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन को टच करेंगे तो सही रहेगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो हमेशा धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, आप सभी से माफ़ी चाहेंगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण पूछा गया है, अवतल दर्पण, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऋणात्मक होता है, हमेशा ऋणात्मक होगा अवतल दर्पण, हमेशा ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण पूछेगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण हमेशा धनात्मक होगा और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा। ये सभी बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। हमेशा अवतल दर्पण हमेशा ऋणात्मक होगा और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगा। बढ़ते हम क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 होता है। बढ़ते हम आगे की ओर। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो आप सभी को पता होगा कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग होता है दाढ़ी बनाने में, तो आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। हम फटाक से क्वेश्चन को, ज़्यादा क्वेश्चन को कम समय में देखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f एवं उसकी वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है।
तो जो वक्रता त्रिज्या होती है, हम जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एफ बराबर r/2, r/2, क्योंकि r/2 होगा, क्योंकि जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, यानी F बराबर r/2 आधा होता है। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। आपको इसे अच्छी तरीके से नोट करते हुए चलना है, क्योंकि यही सब प्रश्न आपको पूछे जाएंगे 100%। और आप सभी से निवेदन है कि आप भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपकी तैयारी और भी ज़बरदस्त हो सके। तो रोज़ हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी ये वीडियो आप तक पहुँचेगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, तो आप सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम आते हैं प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, अवतल लेंस अपसारी लेंस, उत्तल लेंस अभिसारी लेंस। ठीक है, तो अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? तो उत्तल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है न्यूनतम यानी कम होता है? तो बैगनी का होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो लाल का होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बैगनी हो जाएगा, क्योंकि न्यूनतम पूछा है तो बैगनी हो जाएगा, और अधिकतम पूछता है तो लाल हो जाता है। आपको सभी बात ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सब पूछा जाता है, इसी की जगह आपको पूछ देता कि किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो आपका राइट आंसर होता है लाल। न्यूनतम पूछा इसीलिए बैगनी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो यह होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन जो होता है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है, क्योंकि वायुमंडल में कभी गर्म हवा कभी ठंडा हवा चलती रहती है। इसके कारण जो होता है तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। तो यह कारण किसका होता है? यह कारण यह प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है, को दर्शाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। बढ़ते हैं आगे की ओर। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को हम टच करेंगे। निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है तो निर्वात में होती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निर्वात में कितना होता है? तो 3.00 गुना 108। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3.00 गुना 108 गुना जो होता है प्रकाश की चाल होता है निर्वात में सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें कांच की, तो कांच में होता है मतलब प्रकाश की चाल कांच में कितना होता है? तो 2.00 गुने 108। ये सभी बातों को नोट करते हुए चलिएगा आप। 2.00 गुने 108 ये प्रकाश की चाल होता है। एक कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको नोट करते हुए चलना है। एक बार और इसे समझ लीजिए कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो निर्वात में होती है। और निर्वात में कितना होता है? तो 3.00 गुने 108, 108। और कांच में 2.00 गुना 108। ठीक है, हम बढ़ते आगे की ओर। ज़्यादा बातें ना करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन को हम टच करेंगे, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको भी बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा में 400 प्लस अंक लाने हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अनदेखा नहीं कर सकते हैं अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो। और अच्छे मार्क्स लाकर अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नियम है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन है 2 नियम? तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण।
प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण और अपवर्तित किरण। ये दोनों बातें आपको नोट कर लेना है। एक है आपतित किरण, एक है अपवर्तित किरण। दो है तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम सभी बातें आपको बताते हुए चल रहे हैं, इसलिए नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो जल विद्युत होता है, जल विद्युत संयंत्र, वह गतिज ऊर्जा में पहले परावर्तित, जो स्थितिज ऊर्जा में पहले परावर्तित होता है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में जाता है, उसके बाद गतिज ऊर्जा जो होता है विद्युत ऊर्जा में परावर्तित होता है। तो ये चक्र होता है। स्थितिज ऊर्जा जो होता है गतिज ऊर्जा में परावर्तित होता है, गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परावर्तित होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें गतिज ऊर्जा दिया हुआ, इसीलिए गतिज ऊर्जा हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, सॉरी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है तो वह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। आप सभी को पता होगा कि जलता हुआ मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, और ये भौतिक और रासायनिक दोनों अभिक्रिया है। जलता हुआ मोमबत्ती एक उदाहरण है, तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों का उदाहरण है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों का उदाहरण है, और जलता हुआ मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन को टच करेंगे, इसीलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बढ़ा रहा हूँ और रिवीजन भी हो रहा है। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है, तो विद्युत वाहक बल की तुलना में यह कम हो जाता है। एक विद्युत सेल जो होता है, धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कम हो जाता है, विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है विभवांतर की तुलना में। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। प्रतिरोध का मान बढ़ने पर, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस क्षण का उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस क्षण का उपयोग किया जाता है? तो नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। उच्चतर ताप पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। तो ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा कि सौर सेल ही जो होता है, सौर सेल, वही सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होना चाहिए। तो इसमें नहीं है 15 किलोमीटर, तो आप ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर से अधिक होने चाहिए कम से कम। तो ये 15 किलोमीटर इसमें नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है ये बातें। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल का विद्युत वाहक बल है। तो सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य होता है सेल का विद्युत वाहक बल। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
घरेलू परिपथ में विद्युत मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? तो आप सभी को पता होगा कि घरेलू परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट एसी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा। घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? तो प्रत्यावर्ती धारा की आपूर्ति होती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। वर्ण विक्षेपण असंभव है। वर्ण विक्षेपण असंभव है। तो दोस्तों ऐसे तो वर्ण विक्षेपण तो कांच से होकर गुजारा जाता है जो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, लेकिन इसमें असंभव दिया गया है। अगर आप सभी इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा कि वर्ण विक्षेपण जो असंभव है। संभव के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि उसे कांच से बने प्रिज्म से गुजारने पर वह 7 रंगों में विभक्त होता है। तो मुझको लगता है कि ये इसमें तो निर्वात होना चाहिए, लेकिन इसका कंफर्म आंसर पता नहीं है। तो आप सभी को अगर पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप सभी को 21 नंबर का क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका मैं आंसर कंफर्म नहीं हूँ। तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर, ज़्यादा बातें ना करते हुए। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है तो किस तरफ मोड़ता है? तो वह आधार की ओर मोड़ता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को आधार की ओर मोड़ता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर। 2Zn प्लस O2 इक्वल टू 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? 2Zn प्लस O2 इक्वल टू 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह उपचयन अभिक्रिया है। ऐसे तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ही उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, जहाँ ऑक्सीजन का योग या ऑक्सीजन का योग मिले या उपचयन, फिर से एक बार समझिएगा, जहाँ ऑक्सीजन का योग मिले तो वह उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीजन का योग मिला, यहाँ O2 है तो ऑक्सीजन का योग मिला है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, यानी उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसे उपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑप्शन डी, इसके हिसाब से ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कहीं कहीं ऑक्सीकरण भी रहेगा और कहीं उपचयन भी रहेगा। तो आपको ध्यान में रखना है ऑक्सीकरण उपकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया दोनों एक ही है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। NaHCO3 होता है खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र। ठीक है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु रहती है? तो आप सभी को पता है कि पारा द्रव अवस्था में रहता है कमरे के ताप पर। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पारा। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे की ओर। और ये लास्ट क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इससे आगे का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको वीडियो ये जा पहुंचेगा आपके पास। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचेगा। और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। ये लास्ट क्वेश्चन है, इससे आगे मैं आपको अगले वीडियो में कराऊँगा। इससे पहले मैंने साइंस का पार्ट 6 वीडियो अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। साइंस का, सोशल साइंस का, सभी का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। तो अपना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप सभी को वो वीडियो देख लेना है, क्योंकि VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, इसलिए आपको देख लेना है सभी को जाकर। आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व कौन है? आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? तो हीलियम होता है शून्य समूह का तत्व। इसे नोबल गैस भी कहते हैं। हीलियम को नोबल गैस भी कहते हैं और अक्रिय गैस भी कहते हैं। आवर्त सारणी के समूह 18 के तत्व को शून्य तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी के 18 समूह के तत्व को आवर्त सारणी के, आपको अच्छी से सुनना है अच्छे तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आवर्त सारणी के समूह 18 के तत्व जो होते हैं वह शून्य
तत्व कहलाते हैं। समूह 18 के तत्व शून्य तत्व कहलाते हैं। और समूह 18 के तत्व कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सभी समूह 18 के तत्व है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सभी समूह 18 के तत्व है। समूह 18 के तत्व है और समूह 18 के तत्व शून्य तत्व कहलाते हैं। और इसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन को इसे नोबल गैस भी कहते हैं, इसे अक्रिय गैस भी कहते हैं। तो आपको सभी बातों को अच्छी तरीके से नोट कर लेना है। एक बार मैं अच्छी तरीके से और भी बता दे रहा हूँ। आवर्त सारणी के समूह 18 के तत्व को शून्य तत्व कहते हैं, ठीक है। और आवर्त सारणी के समूह 18 के तत्व कौन कौन से हैं, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी समूह 18 के तत्व है और ये सभी अक्रिय तत्व है और इसे नोबल गैस भी कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है सभी बातों को, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। 100% ये सब पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान में रखना है। इससे आगे मैं जो क्वेश्चन बचा हूँ, इससे आगे जो क्वेश्चन बच गया है 26 से आगे, मैं उसे अगले वीडियो में कवर करूँगा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।